अयोध्या। आज हम यहाँ के चुनावी मैदान का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। देखिए, ये कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं है, ये एक कह सकते हैं गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। हम पूरी तरह से आंकड़ों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र 275 में जीत की राह कैसे बनाई जा सकती है। तो चलिए इसके समीकरणों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो मुद्दा है अयोध्या, उत्तर प्रदेश का। और यहाँ का जो चुनावी हिसाब किताब है वो उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। पिछले चुनाव में जो जीत का मार्जिन था वो काफी बड़ा था, और वही सबसे बड़ी चुनौती है, उस फासले को कम करना। ये बस कौन जीता कौन हारा इसकी बात नहीं है। असल सवाल ये है कि वो वोट वो आएंगे कहाँ से और कैसे। देखिए, कोई भी चुनावी रणनीति हवा में नहीं बनती। उसकी शुरुआत हमेशा जमीन से होती है, वहां की मिट्टी को, वहां के लोगों को समझने से होती है। और अयोध्या की ये जमीन यानी विधानसभा क्षेत्र 275, इसकी अपनी एक कहानी है, अपना एक मिजाज है। तो आइए पूरा ध्यान यहीं पर लगाते हैं। 19,990 19,990 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला था। एक आवाज थी, यही वो पहाड़ है जिससे पार करना है। और यहाँ के जो आंकड़े हैं वो एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर अगर 2017 से तुलना करें तो उसमें एक बड़ा उछाल आया, जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी, वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रही। मतलब साफ है, सपा को वोट तो मिले, पर वो बीजेपी के किले में सेंध लगाने के लिए काफी नहीं थे। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, इतिहास को खंगालें, तो पता चलता है कि अयोध्या 1991 से ही बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी को यहाँ जीत मिली, पर सिर्फ एक बार, 2012 में। तो ये बात तो साफ है कि चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत कठिन है। लेकिन इतिहास ही हमें ये भी सिखाता है कि कुछ भी असंभव नहीं होता। अच्छा, अब इन आंकड़ों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जिनकी वजह से ये आंकड़े बनते हैं, यानी कि वोटर। आइए जमीन पर उतरकर ये समझने की कोशिश करें कि इस क्षेत्र के लोगों की असली परेशानियां क्या हैं, उनका सामाजिक ताना बाना कैसा है। यहाँ का जो सामाजिक समीकरण है वो बहुत अहम है। देखिए, यादव और मुस्लिम वोट मिलाकर करीब करीब 26% हो जाते हैं। ये समाजवादी पार्टी का एक कोर बेस माना जाता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, सिर्फ इससे जीत नहीं मिलती। जीत का रास्ता जाता है 26% दलित और दूसरे पिछड़े समुदायों से, जैसे कि 12% कुर्मी हैं। असल में यही वो स्विंग वोट है जो तय करता है कि पड़रा किस तरफ झुकेगा। तो जब हम जमीन पर लोगों से बात करते हैं तो क्या सुनने को मिलता है? असल चिंताएं क्या हैं? वो बात करते हैं टूटी फूटी सड़कों की, नालियों के जाम होने की, बारिश में पानी भर जाने की। वो बात करते हैं कि विकास के नाम पर घर दुकान तो ले लिए, पर मुआवजा ठीक से नहीं मिला। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब वो रोज की तकलीफें हैं जो अक्सर बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर भी भारी पड़ जाती हैं। और हमारे सोर्स से एक बहुत सीधी और सच्ची बात सामने आती है, जो शायद बहुत से वोटर्स के दिल की आवाज है। वो कहते हैं, आम आदमी को विकास चाहिए, सिर्फ मंदिर की राजनीति नहीं। ये एक लाइन बहुत कुछ कह जाती है। ये बताती है कि पेट की आग और घर चलाने की चिंताएं कई लोगों के लिए सबसे पहले आती हैं। और देखिए, ये सिर्फ सड़क और नाली की मांग नहीं है, ये असल में सम्मान की मांग है। हमारे संविधान में हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, और जब लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती तो ये सीधे सीधे उस सम्मान पर चोट है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव ही इसी बात पर टिकी है कि जनता अपनी बात जिम्मेदारी से रखे और सरकार जवाबदेह बने। चलिए अब बात करते हैं उम्मीदवार की। यहाँ किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं, बल्कि एक प्रोफाइल का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। उनकी ताकत क्या है और उनकी कमजोरियां क्या हैं, दोनों को समझना जरूरी है। तो यहाँ एक मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का मजबूत ब्रांड है, उम्मीदवार की अपनी जमीनी पकड़ है, और स्थानीय मुद्दों को लेकर जो सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत नाराजगी है वो एक मौका देती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ पुराने विवाद हैं जो साख पर सवाल उठाते हैं, और सामने है बीजेपी की एक बहुत ताकतवर नैरेटिव मशीन, जो एक बड़ी चुनौती है। अगर हम उम्मीदवार की पॉलिटिकल कैपिटल को 3 पैमानों पर देखें, विश्वास, जीतने की क्षमता और प्रभाव, तो तस्वीर और साफ होती है। विश्वास की बात करें तो कोर समर्थकों का भरोसा तो है, लेकिन पुराने विवादों की वजह से ये थोड़ा कमजोर पड़ता है।
जहां तक जीतने की क्षमता का सवाल है तो वो मध्यम है। 2012 में जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद लगातार 2 हार भी मिली हैं। और प्रभाव पार्टी और परिवार के नेटवर्क में तो है, पर एक बड़े जनसमूह को अपील करने में कहीं न कहीं कमी दिखती है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी चुनौती का सामना कैसे किया जाए? इसके लिए एक बिखरी हुई रणनीति काम नहीं करेगी। जरूरत है एक चतुर्मुख ब्लूप्रिंट की, एक ऐसी रणनीति जो चारों दिशाओं से एक साथ हमला करे। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? बहुत आसान शब्दों में समझिए, ये 4 चीजों को एक साथ जोड़ने की कला है। पहला, चुनावी गणित। दूसरा, जमीन पर संगठन की ताकत। तीसरा, लोगों के दिलो दिमाग में अपनी कहानी बैठाना। और चौथा, अपने संसाधनों का सबसे बेहतर इस्तेमाल। जब ये चारों पहिए एक साथ एक दिशा में घूमते हैं, तभी एक जीतने वाला कैंपेन तैयार होता है। पहला मोर्चा चुनावी। यहाँ पूरा फोकस पीडीए समीकरण पर होना चाहिए। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन समुदायों को एक साथ लाना और कैंपेन को जमीनी मुद्दों जैसे मुआवजा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकाए रखना, ये पहली शर्त है। दूसरा मोर्चा संगठन। इसका मतलब है हर बूथ पर एक फौलादी टीम तैयार करना, यूथ विंग में नया जोश भरना और डेटा का इस्तेमाल करके ये तय करना कि कौन सा कार्यकर्ता कहाँ सबसे ज्यादा असरदार होगा। तीसरा मोर्चा नैरेटिव यानी कहानी गढ़ना। अपनी पहचान विकास और सामाजिक न्याय के चैंपियन के तौर पर बनानी होगी और साथ ही गवर्नेंस की जो स्थानीय नाकामियां हैं उन्हें लोगों के सामने रखना होगा। और चौथा मोर्चा संसाधन। पैसे के लिए क्राउड फंडिंग जैसे नए तरीके अपनाना, टेक्नोलॉजी खासकर व्हाट्सएप के जरिए हर वोटर के फोन तक अपनी बात पहुंचाना और जो गठबंधन के साथी है उनकी ताकत का भी पूरा फायदा उठाना। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो तैयार है, पर कागज पर बनी रणनीति और जमीन की लड़ाई में फर्क होता है। तो अब देखते हैं कि इस नक्शे को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसके लिए चाहिए एक ठोस 90 दिन का एक्शन प्लान। उल्टी गिनती शुरू होती है अब। D90 डेटा और स्ट्रैटेजी पर काम शुरू। D75 उम्मीदवार सीधे लोगों के बीच उनकी शिकायतें सुनने के लिए एक यात्रा शुरू करें। D60 हर कार्यकर्ता को व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़कर घर घर संपर्क के लिए तैयार करना। D30 बूथ मैनेजमेंट को एकदम कस देना और एक जोरदार कैंपेन नारा लॉन्च करना। D7 बड़े नेताओं की रैलियों के साथ आखिरी और जोरदार प्रहार। और फिर D-Day पर एक ही मकसद, अपने हरेक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। हाँ, लेकिन एक बात बहुत साफ होनी चाहिए, इस डेटा ड्रिवन कैंपेन में जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। किसी भी राजनीतिक संपर्क के लिए वोटर की निजता और उसकी सहमति का सम्मान करना अनिवार्य है। भारत का जो नया डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है वो इसी बात को सुनिश्चित करता है। और अब सबसे जरूरी बात, चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है। असली मकसद तो गवर्नेंस है, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। राजनीति से परे यही असल उद्देश्य होना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? कुछ सीधी और साफ सिफारिशें। 1. उम्मीदवार को खुद आगे बढ़कर हर समुदाय तक पहुंचना होगा। 2. पार्टी को लोगों की स्थानीय शिकायतों की जिम्मेदारी लेनी होगी। 3. अपने कोर वोट बैंक से बाहर निकलकर नए सामाजिक समीकरण बनाने होंगे। 4. गठबंधन के साथियों के साथ तालमेल बिठाना होगा। और 5. अफवाहों से लड़ने और अपनी बात पहुंचाने के लिए एक मजबूत डिजिटल और फैक्ट चेकिंग सिस्टम बनाना होगा। तो आखिरी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव कैसे जीता जाए, असली और बड़ा सवाल ये है कि उस भरोसे को कैसे बनाया जाए जो एक असरदार शासन चलाने के लिए जरूरी होता है, वो भरोसा जो सबके लिए हो। ये सवाल हमें राजनीति के असल मकसद पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204160 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।